लेक्चर नंबर 50 पार्ट 1 इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग पीडीसी और पीसीसी का बात किए थे। पीडीसी मतलब प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन एंड पीसीसी मतलब प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन। ठीक है। इस लेक्चर में इस लेक्चर से पहले एक बार पीडीसी में हम लोग क्या करते थे कि डे वन तो रिकग्नाइज करते ही थे, पीसीसी को भी डे वन रिकग्नाइज करते थे, लेकिन ईयर एंड पे पीडीसी को अनवाइंड करते थे, लेकिन पीसीसी को हम लोग रीमेजर करते थे। पीसीसी रीमेजर तभी होता था जब वो कैश में दिया जाता था। अगर इक्विटी में दिया जा रहा है तो हम लोग उसको रीमेजर नहीं करते थे। ओके, परफेक्ट। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ ब्रो, अगर कोई कंपनी है, एके लिमिटेड ने अगर बीबी लिमिटेड को खरीदा है और बीबी लिमिटेड का कोई एम्प्लॉय था, लेकिन वो बीबी लिमिटेड का शेयर होल्डर भी है। बीबी लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है जो उसका शेयर होल्डर भी है। एके लिमिटेड बीबी लिमिटेड को खरीद रहा है। ठीक है, खरीदा गया बीबी लिमिटेड। एके लिमिटेड बोल रहा है उस एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय लाइक अजय, अजय को बोल रहा है कि तू अगर मेरे कंपनी में आके ज्वाइन करेगा एज एन एम्प्लॉय और 2 साल अगर काम करेगा ना तो हम तुमको 25 करोड़ रुपया देंगे। What? Ajay is an employee of BB Limited and shareholder of BB Limited. AK Limited purchases BB Limited and now AK Limited offers Ajay that if he joins the company and work for next 2 years, he'll be paying 25 CR. Sure? Sure. So, क्या ये जो 25 करोड़ है, जो 25 CR है, क्या ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा? जब ये एके लिमिटेड बीबी लिमिटेड को खरीदा होगा तो कुछ परचेज कंसिडरेशन दिया होगा, तो क्या परचेज कंसिडरेशन में 25 करोड़ रुपया जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एके लिमिटेड 25 करोड़ रुपया एम्प्लॉय को दे रहा है अपने कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। वो शेयर होल्डर को तो नहीं दे रहा है। अजय इज अ शेयर होल्डर बट एन एम्प्लॉय ऑल्सो, और ये पैसा एज एन एम्प्लॉय दिया जा रहा है, नॉट एज अ शेयर होल्डर ऑफ बीबी लिमिटेड। देयरफॉर जब भी हम लोग कोई पेमेंट दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ही इज ऑल्सो शेयर होल्डर बट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो उसको परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन यही 25 करोड़ एज अ अजय को एज अ शेयर होल्डर दिया जाता कि हाँ भाई तुम्हारा कंपनी खरीद रही, तो तुम 25 करोड़ रुपया लो, तुम इतना का शेयर होल्डिंग था तुम्हारा 20 करोड़ समथिंग का, हम तुमको 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो अजय को इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर अगर पैसा देते हैं तब परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनता, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है। तो ये जो पूरा बात हुआ जिसका समरी है कि अगर कोई आदमी एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर और उस कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय को अगर इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय अगर पैसा दे रहे हैं तो दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पीसी। अदरवाइज if we are paying as a to such employee but in the capacity of shareholder, then it will form part of purchase consideration. It is given on page number 80. Perfect, fine, sure. ये जो टॉपिक था जिसमें हम लोग ये बात कर रहे थे, दिस टॉपिक का नाम है कंटिजेंट पेमेंट टू शेयर होल्डर। व्हाट इज इट? कंटिजेंट पेमेंट टू शेयर होल्डर। ओके, फाइन। अब हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एसबीपी अवार्ड्स। एसबीपी अवार्ड्स का फुल फॉर्म शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स। शेयर बेस्ड पेमेंट याद होगा तुमको, जस्ट हम लोग एक इंडियस में पढ़े थे एसबीपी। क्या था एसबीपी? एसबीपी क्या था? जैसे कि हम लोग ईसो पढ़े थे इंटरमीडिएट में, वही एसबीपी था कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को कुछ बोलते थे कि भाई तू इतना दिन काम करेगा, इतना लॉक इन पीरियड होगा, तो आप या फिर कुछ टारगेट अगर अकम्प्लिश करोगे देन वी विल गिव यू शेयर, मतलब शेयर्स आपको देंगे, शेयर इशू करेंगे। फाइन। तो कंपनी अपने बुक्स में क्या करती थी? ईबीई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, जो वेस्टिंग पीरियड होता था उसमें वो हर साल बुक करती थी अपना एक्सपेंस, क्योंकि साल के एंड पे, 3 साल के एंड पे या वेस्टिंग पीरियड के एंड पे उसको शेयर इशू करना होता था। परफेक्ट। तो कंपनी ओवर द लाइफ ऑफ द वेस्टिंग पीरियड ये एक्सपेंस बुक करती थी एज ईबी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, और जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता था तो पेमेंट कर देती थी एसबीपी रिजर्व से। ईबी टू एसबीपी रिजर्व 3 साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और तीसरा साल एसबीपी रिजर्व को डेबिट करके पेमेंट कर देती थी। परफेक्ट, परफेक्ट, फाइन। तो एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है बीबी लिमिटेड लाइक फॉर एग्जांपल, वो एसबीपी प्लान अपना अनाउंस की कि एम्प्लॉयज़, मैं अगर आप लोग 5 साल काम करोगे, 5 ईयर्स अगर आप काम करोगे, तो आपको 5th ईयर के एंड पे हम आपको एसबीपी अवार्ड देंगे। ठीक है सर, दे दीजिएगा। बट क्या होता है कि 2nd ईयर के एंड पे बीबी लिमिटेड बिक जाता है, एके लिमिटेड इस बीबी लिमिटेड को खरीद लेता है, तो ये जो एसबीपी प्लान था उसका क्या होगा?
या तो बीबी लिमिटेड सेकेंड ईयर के एंड पे ही अपना एसबीपी अवार्ड दे दे एम्प्लॉय सबको, पहला ऑप्शन, या फिर एसबीपी, ये जो एसबीपी रिजर्व जो था वो ये एके लिमिटेड उसको भी खरीद ले। जब बीबी लिमिटेड को खरीद रहा था तो बीबी लिमिटेड के पास एसबीपी रिजर्व भी था, उसको भी खरीद लेगा। जब एसबीपी रिजर्व इसके पास आ जाएगा तो एके लिमिटेड 5 साल के बाद पेमेंट करेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी था, हम अनाउंस किए थे कि हम भाई आपको देंगे एसबीपी रिजर्व, हम आपको शेयर इशू करेंगे 5 साल के बाद, लेकिन हम 2 साल के बाद मेरा कंपनी बिक जाता है। तो या तो हम आज जिस दिन बिक रहा है उस दिन सारा जो भी शेयर जिसको इशू करना था हम इशू कर दें और एसबीपी रिजर्व का काम खत्म कर दें। अदरवाइज जो मेरे पास रिजर्व था हम उसको बेच दें दूसरे कंपनी को जो खरीद रहा है। वो कंपनी क्या करेगी कि मेरे पास 2 साल काम किया था, अब अगला 3 साल एम्प्लॉय वहाँ काम करेगा, तो टोटल 5 साल हो जाएगा, तब जाके उसको इशू शेयर करेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर समझ नहीं आया तो इसका अब आगे जब बात करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो डे 1 जिस दिन बिक रहा है उस दिन हम एसबीपी रिजर्व खुद एम्प्लॉय को दे दें, अदरवाइज जो बायर है वो देगा एसबीपी रिजर्व। तो जब खुद देना होगा तो उसको तो नॉर्मल जनरेटरी है वो दे देगा। अब जब इम्प्लॉय जो सेलर बोल रहे, जब अगर बायर एसबीपी रिजर्व देगा, मतलब शेयर इशू करेगा, तो क्या करेंगे उसका बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है, आई टेल यू द एग्जाम्पल। या 1 अप्रैल 21 को एके लिमिटेड अक्वायर कर रहा है बीबी वर्चुअल्स को, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स 1 अप्रैल 19 को ये अनाउंस किया था एसबीपी प्लान, वेस्टिंग पीरियड 5 साल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 और नंबर ऑफ शेयर पर एम्प्लॉय 500, 500 शेयर हर एम्प्लॉय को देंगे, 100 एम्प्लॉय है, वेस्टिंग पीरियड 5 साल का है। अनाउंस कब हुआ है? 1 अप्रैल 19 को। कितना दिन के लिए? 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट 70 रुपीज़। लेकिन ये 1 अप्रैल 19 को एसबीपी प्लान इशू किया, बट क्या हुआ 1 अप्रैल 21 को, आज से 2 साल के बाद, 19 से 2 साल के बाद 21 में क्या हुआ कि एके लिमिटेड बीबी लिमिटेड को खरीद लिया। प्लस एक पॉइंट, एके लिमिटेड क्या कर रहा है, वो बीबी वर्चुअल के साथ एसबीपी प्लान जो बीबी वर्चुअल्स का था उसको भी खरीद ले रहा है 1 अप्रैल 21 को, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो बीबी लिमिटेड जिस दिन अक्वायर हो रहा है 1 अप्रैल 21 को उसी दिन एसबीपी प्लान का पेमेंट कर दें, अदरवाइज अक्वायरर जो बायर है वो खरीद लिया एसबीपी प्लान और बाद में जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तब पेमेंट देगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट है कि जो बायर है वो एसबीपी प्लान भी खरीद ले रहा है, ठीक है, ओके। तो बीबी वर्चुअल्स लिमिटेड का अगर बात करें बुक में, तो 1 अप्रैल 19, एक सेकंड रुको फिर से करते हैं, ठीक है। या हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 अप्रैल 19 को एसबीपी प्लान निकला, 1 अप्रैल 21 को खरीदा गया बीबी लिमिटेड ही, आई प्लान था 5 साल का, एके लिमिटेड इसका एसबीपी प्लान भी खरीद ले रहा है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम एसबीपी प्लान का बात करें तो एसबीपी प्लान 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक प्री कॉम्बिनेशन और एक पोस्ट कॉम्बिनेशन। प्री कॉम्बिनेशन मतलब कि खरीदाने से पहले का क्या क्या एंट्री हुआ होगा एसबीपी प्लान को लेके, और पोस्ट कॉम्बिनेशन मतलब एसबीपी खरीदाने के बाद, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद क्या क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्री कॉम्बिनेशन का, प्री एक्विजिशन का अगर हम बात करें तो किसके बुक में एंट्री हुआ होगा? बीबी लिमिटेड के बुक्स में एंट्री हुआ होगा। क्या एंट्री हुआ होगा? डे 1 जिस दिन एसबीपी इशू किया होगा, अनाउंस किया होगा, उस दिन क्या एंट्री देंगे? कोई एंट्री नहीं देंगे भाई, उस दिन सिर्फ प्लान अनाउंस हुआ है। जिस दिन प्लान अनाउंस हुआ था उस दिन कोई एंट्री नहीं देते हैं। डे 1 कोई एंट्री नहीं हुआ 1 अप्रैल 19 को, लेकिन ईयर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेट इज 31 मार्च 20, उस दिन क्या एंट्री देंगे? उस दिन हम लोग ईबीई टू एसबीपी रिजर्व एंट्री करेंगे, एसबीपी रिजर्व अपना बनाएंगे और एक्सपेंस अपना थी बुक करेंगे। तो 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21 2 साल हम लोग करेंगे ईबीई टू एसबीपी रिजर्व। कितना अमाउंट करेंगे? बहुत ईजी है भाई, याद होगा तुमको कॉलम बनता था कि हमारा इतना बैलेंस ड्यू हो रहा है, एक्सपायर्ड पीरियड इतना है तो इतना लगना, इतना क्यूमुलेट भी था, समथिंग 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 करके अति था, याद होगा तुमको। तो जब क्वेश्चन में देखोगे तो फॉर्मूला होगा 100 एम्प्लॉयज इंटू 500 शेयर्स पर एम्प्लॉय इंटू ₹70 दैट इज फेयर वैल्यू इंटू एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड 1/5। तो 1 साल में 7 लाख रुपया जा रहा है, और इसमें कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा है, ये करके कुछ नहीं जा रहा है, तो हर साल सेम अमाउंट जाएगा 7 लाख रुपया। तो 2 साल हम लोग कितना एसबीपी रिजर्व में बुक कर देंगे? 14 लाख रुपया, ठीक है। तो 31 मार्च 21 तक हम लोग 14 लाख एसबीपी रिजर्व में डाल दिए हैं। 1 अप्रैल 21 जस्ट नेक्स्ट डे बिक रहा है कंपनी। तो जब बिक रहा है तो अब आगे का जो अकाउंटिंग होगा तो उसके बुक्स में, एके लिमिटेड के बुक्स में होगा पोस्ट कॉम्बिनेशन।
पोस्ट कॉम्बिनेशन जाओगे तो वो क्या एंट्री देगा, वो भी सेम एंट्री देगा मेरे भाई, EBE टू SBPR 7-7 लाख रुपया, क्योंकि उसके लिए भी वेस्टिंग पीरियड 5 ही साल था, 2 साल यूज़ हो चुका है, तो 3 साल से तीसरा साल से ऐसे करते चल जाएगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो अगर बात करें AK लिमिटेड का, तो AK लिमिटेड कितना अपना SBP रिजर्व बना लिया होगा, ईयर 3 एंड, ईयर 4 एंड, ईयर 5 एंड, 7 लाख रुपया, 7-7, टोटल 21 लाख रुपया SBP रिजर्व AK लिमिटेड के पास है। ठीक है, परफेक्ट। तो जब 3 साल की इस AK लिमिटेड के पास था, 2 साल इसके पास था, टोटल 5 साल हो गया, तो तीसरा साल के एंड पे अब AK लिमिटेड को पेमेंट करना होगा SBP रिजर्व का। लेकिन SBP रिजर्व AK लिमिटेड के पास तो सिर्फ 21 लाख रुपया है, और उसको पेमेंट कितना देना है, 35 लाख रुपया, 7-7-7-7-7 5 साल के लिए 35 लाख रुपया उसको देना है। लेकिन AK लिमिटेड के SBP रिजर्व में तो अभी तक तो सिर्फ 21 लाख रुपया आया है, 3 साल का एंड हो गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अब तो 21 लाख से 35 लाख अब पेमेंट कैसे करेगा, SBP रिजर्व तो 21 लाख का है मेरे भाई। वही तो बोल रहे थे कि याद होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोले थे कि जब SBP रिजर्व कोई सेलर कंपनी अनाउंस किए हुए रहता है और बायर कंपनी उस SBP रिजर्व को खरीद लेता है, तब आगे का हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं उसी का बात कर रहे थे। तो हम अभी क्या बोले, SBP रिजर्व को खरीद लिया है AK लिमिटेड, तो जो 21 लाख, जो 14 लाख जो BB लिमिटेड बुक किया था, 14 लाख BB लिमिटेड 2 साल में, उसको भी AK लिमिटेड खरीद लिया होगा। तभी तो जब वो 14 लाख खरीदा होगा तो AK लिमिटेड के बुक्स में 14 लाख SBP रिजर्व पहले से आ गया होगा, और अगला 3 साल 21 लाख बुक किया है SBP रिजर्व को AK लिमिटेड। तो पहले खरीदा 14 लाख और अब फिर से खुद से बुक किया कितना, 21 लाख। 21 लाख और 14 लाख कितना हुआ, 35 लाख। तो इसके बाद SBP रिजर्व कितना का हो गया, 35 लाख का हो गया। अब जब उसको पेमेंट देना होगा तो 35 लाख को पेमेंट दे देगा। वेरी इजी। तो इससे हम लोग क्या समझे कि भाई जब अगर SBP प्लान सेलर कंपनी अनाउंस किए हुए और बायर कंपनी उस SBP रिजर्व को खरीद रहा है, तो सॉरी एक लाइन शांत, एक मिनट। प्री कॉम्बिनेशन SBP रिजर्व एक BB लिमिटेड बनाया, पोस्ट कॉम्बिनेशन SBP रिजर्व AK लिमिटेड बनाया, पेमेंट देना है 35 लाख रुपया का, लेकिन 21 लाख ही सिर्फ AK लिमिटेड बना पाया है। तो 35 लाख का पेमेंट कैसे करेगा, ऐसे करेगा कि जब AK लिमिटेड इसको खरीदा था ना BB लिमिटेड को, तब इसका 14 लाख का रिजर्व भी खरीद लिया था। तो AK लिमिटेड के बुक में 14 लाख का रिजर्व पहले से आ गया था, और ये लोग खुद उसके बाद 21 लाख का रिजर्व बुक किया, तो टोटल 35 लाख का रिजर्व इसके पास आ गया। इस सारा पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं काहे कि जब परचेज कंसिडरेशन का बात करोगे ना, जब परचेज कंसिडरेशन स्टेप 3 में निकाल रहे होगे और क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि जो बायर कंपनी है वो SBP रिजर्व भी खरीद ले रहा है, तो जब अगर SBP रिजर्व खरीद ले रहा है तो परचेज कंसिडरेशन में एक SBP रिजर्व का भी कंपोनेंट होगा। अगर जर्नल एंट्री तुम देखोगे पेज 81 पे, तो 1 अप्रैल की इसको AK लिमिटेड के बुक्स में क्या एंट्री होगा, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, जितना भी एसेट खरीदाया, टू कैश टू परचेज, नेट एसेट टू परचेज कंसिडरेशन होता है खरीदने का एंट्री, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या जाता है, कैश जाता है, प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन, और उसके बाद अगर SBP रिजर्व भी खरीदा रहा है तो वो भी लिखाएगा SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू SBP रिजर्व। आया बात समझ में? सारा बात बोलने का सिर्फ यही मकसद था कि तुम ये समझ पाओ कि जब भी परचेज कंसिडरेशन का बात करेंगे, जब उसका कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन में अगर बोला हुआ रहेगा कि हम लोग SBP रिजर्व खरीद रहे हैं, तो परचेज कंसिडरेशन का एक कंपोनेंट बनेगा टू SBP रिजर्व। आ गया समझ में? वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि मेरे भाई एक बात बताओ, नेट एसेट अकाउंट जब डेबिट किए, दैट मीन्स एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, उसका टू परचेज कंसिडरेशन, फाइन। ये जो SBP रिजर्व हम लोग खरीद रहे हैं, वो तो उसका खरीद रहे हैं अति का, क्या उसको कहते हैं, सेलर का, और SBP रिजर्व तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी की साइड में रिजर्व दिखता है, राइट? दिमाग में बात होगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन, तो फिर से टू SBP रिजर्व क्यों कर रहे हो? ये तो लायबिलिटी में ही आ गया होगा ना SBP रिजर्व। तो एक बार लायबिलिटी में SBP रिजर्व आया होगा, फिर इसमें एक और SBP रिजर्व कर रहे हो, ऐसा क्यों? यही गलत है। ये जो SBP रिजर्व है वो लायबिलिटी नहीं है हमारा, मतलब सेलर कंपनी का लायबिलिटी नहीं होता है। SBP रिजर्व जो होता है वो कभी भी लायबिलिटी का कंपोनेंट नहीं है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ अदर इक्विटी। हम लोग सेलर कंपनी का एसेट और लायबिलिटी खरीदते हैं, हम लोग उसका अभी इक्विटी का पार्ट नहीं खरीद रहे हैं।
तो इक्विटी के पार्ट में एसबीपी रिजर्व आ रहा है, तो लाइबिलिटी तो खरीद ही ली है, एसेट लाइबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन। ये जो एसबीपी रिजर्व तो अदर इक्विटी से खरीद रहे हैं, तो उसका एंट्री देंगे ही हम लोग, काहे कि लाइबिलिटी में नहीं है वो। आ गया बात समझ में? परफेक्ट। तो अगर हम इसका समरी दें, ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर, इस टॉपिक का अगर हम समरी दें तो 2 पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इफ सेलर हैव एसबीपी प्लान, दैट इज वो अनाउंस करके रखा है एसबीपी प्लान, एंड बायर परचेजेस दैट एसबीपी प्लान। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन सेलर कंपनी के पास एसबीपी प्लान है और बायर कंपनी उस एसबीपी प्लान को खरीद रहा है, देन एसबीपी प्लान विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वेरी गुड, उसके पास एसबीपी प्लान था, तुम खरीद रहा है, तो जब परचेज कंसिडरेशन का जब एंट्री दोगे तो उसमें एसबीपी प्लान जो खरीदे हो उसका भी अमाउंट जाएगा। परफेक्ट, क्लियर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम लोग ये कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड कि प्री कॉम्बिनेशन मतलब खरीदने से पहले एसबीपी रिजर्व कितना बना के रखे हुए था सेलर कंपनी, उसके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर तुमको नहीं बोला हुआ है, तुमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना एसबीपी रिजर्व है वो नहीं पता, तो हाउ टू फाइंड द एसबीपी रिजर्व बिफोर कॉम्बिनेशन, दैट वाज व्हाट वाज प्रेजेंट इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर हायर। ओके, तुम अपने रफ कॉपी में देखोगे तो अच्छा सा उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है साफ से। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल पीरियड इनटू है, देखो उसमें नीचे भले ही लिखे हैं एक्सपायर्ड पीरियड बाई टोटल वीपी, लेकिन वो प्लस नहीं है, इनटू है, मल्टीप्लाइड। तो उसका ऐसे होना चाहिए, टोटल वेस्टिंग पीरियड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, विच एवर हायर। आ गया समझ में? परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन, तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे कि प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का क्या एसबीपीआर होगा। इसमें तुमको 2 पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, हम बोले फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी। भाई ओरिजिनल एसबीपी क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे 3-4 को एसबीपी है क्या, या डुप्लीकेट एसबीपी है क्या है, ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। दूसरा, जब एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल और रिवाइज बोल रहे हैं तो उसमें रिवाइज का मतलब क्या है, ये भी जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे कि प्री एक्विजिशन एसबीपीआर कितना था, जो हमारे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। पहले से पता होगा कि एसबीपीआर इतना बनाए हुए था, वही तो हम परचेज कंसिडरेशन में लिखेंगे। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया प्री एक्विजिशन। अब पोस्ट कॉम्बिनेशन, पोस्ट एक्विजिशन का एसबीपीआर कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई, जितना टोटल हमको बनाना है जितना टोटल हमारा एसबीपीआर होना चाहिए वो अमाउंट माइनस जो पहले से बन चुका है प्री एक्विजिशन, बस वो निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड एसबीपी माइनस प्री कॉम्बिनेशन का एसबीपीआर। तो तुमको पता चल जाएगा कि पोस्ट कॉम्बिनेशन एसबीपीआर कितना बनना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ये प्री कॉम्बिनेशन एसबीपीआर है, वो अमाउंट निकालेंगे तो क्या चीज़ में यूज आएगा, परचेज कंसिडरेशन का एंट्री में यूज आएगा। ये जो पोस्ट कॉम्बिनेशन एसबीपीआर है वो कहाँ यूज आएगा, वो परचेज कंसिडरेशन में बनेगा। अरे नहीं भाई, पोस्ट कॉम्बिनेशन है। जो ई पहला जो प्री कॉम्बिनेशन इसलिए फॉर्मूला से वैल्यू निकाले क्योंकि हमको परचेज कंसिडरेशन का एंट्री में देना है। अब हम खरीद चुके हैं एसबीपीआर, अब उस एसबीपीआर जैसे 14 लाख खरीद लिए, अब हमको हर साल 7-7 लाख रुपया हमको अकाउंट करना है, बुक करना है, तो उसी का अमाउंट निकाल रहे थे। तो ई वाला जो फॉर्मूला है पोस्ट कॉम्बिनेशन, वो फॉर्मूला से 35 लाख का अमाउंट आएगा। लेकिन इस 35 लाख को क्या करना है, उस 35 लाख को 3 साल में डिवाइड करना है, या फिर जो हर साल जितना बुक करना है वैसे बुक करके हमको अपना एक्सपेंस दिखाना है। आ गया बात समझ में? वेरी गुड। इसको समझने के लिए अब एकदम क्लियर एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर 29.14 पे। 29.14, what is it? Yeah, illustration 27, page 29.14. देर इज अ कंपनी ग्रीन लिमिटेड जो अक्वायर कर रहा है पोल्यूशन लिमिटेड को। तो ग्रीन लिमिटेड क्या है, अक्वायरर, बायर खरीद रहा है। दिस ग्रीन लिमिटेड पोल्यूशन लिमिटेड को खरीद रहा है एज अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। ग्रीन लिमिटेड हैड टू रिप्लेस द पोल्यूशन लिमिटेड एग्जिस्टिंग इक्विटी सेटल्ड अवार्ड। ग्रीन लिमिटेड खरीद रहा है पोल्यूशन लिमिटेड को, और उसके साथ क्या खरीद रहा है, पोल्यूशन लिमिटेड का एसबीपी भी खरीद रहा है। पोल्यूशन लिमिटेड कुछ एसबीपी अनाउंस किया हुआ था, अब उसको भी खरीद रहा है एसबीपी को। ठीक है, द ओरिजिनल अवार्ड स्पेसिफाई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 5 years। जो
पॉल्यूशन लिमिटेड एसबीपी अनाउंस किया था तो उसका वेस्टिंग पीरियड 5 ईयर्स था, लेकिन जब अक्वायर कर रहा है उसको ग्रीन लिमिटेड तो पॉल्यूशन लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैव रेंडर 2 ईयर्स ऑफ सर्विस। जब खरीद रहा है अभी क्या बोलते हैं पॉल्यूशन ग्रीन लिमिटेड जब पॉल्यूशन लिमिटेड को खरीद रहा है तो 2 साल मतलब कि आज पॉल्यूशन लिमिटेड क्या किया, एसबीपी अनाउंस किया, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड 5 ईयर्स, लेकिन अगला 2 साल के बाद पॉल्यूशन लिमिटेड बिक गया, ठीक है, अभी भी 3 साल वेस्टिंग पीरियड बचा हुआ है। इसीलिए बचा हुआ है क्या है कि ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पॉल्यूशन लिमिटेड अपना एसबीपी का पेमेंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अक्वायरर जो है, जो स्पायर है, वो एसबीपी रिजर्व खरीद ले रहा है। एज रिक्वायर्ड ग्रीन लिमिटेड रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड विद इट्स ओन एसबीपी अवार्ड। अंडर द रिप्लेसमेंट अवार्ड द वीपी इज रिड्यूस टू 2 ईयर्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। जब ग्रीन लिमिटेड इस पॉल्यूशन लिमिटेड को खरीदा तो एक जो एसबीपी रिजर्व था उसको बोला कि वो चेंज कर देंगे, जो ओरिजिनल एसबीपी था, अब नया एसबीपी हम इशू कर रहे हैं। एम्प्लॉय लोग को बोला कि ये वाला ख़त्म हो चुका है, हम नया इशू कर रहे हैं जिसमें वेस्टिंग पीरियड अब सिर्फ 2 साल बचा हुआ है। ओरिजिनल एसबीपी था वो कितना 5 साल का था, 2 साल काम किया हुआ था, अगला 3 साल और काम करना था। लेकिन ये कंपनी क्या कर रही है कि अब तक जो काम किए सो किए, अब सिर्फ तुमको 2 साल काम करना है, मतलब 1 साल जो 3 साल बचा था उसमें सिर्फ 2 साल ही काम करना है, 1 साल एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल एसबीपी था हमारा 5 साल का, हमारा रिवाइज्ड एसबीपी कितना हो गया 4 साल का। ओरिजिनल एसबीपी 2 + 3 था, लेकिन ये रिवाइज कर दिया तो कितना हुआ 2 + 2, परफेक्ट। ये नहीं कि 5 से 2 हो गया, नहीं, वो चेंज किया, ऑल्टर किया एसबीपी को। तो टोटल हमको टोटल वेस्टिंग पीरियड देखना होता है, तो 5 से 4 हो गया, परफेक्ट। आ गया समझ में? तो इसमें तो 2 बार तुमको समझ में आ गया होगा कि एक ओरिजिनल एसबीपी, ओरिजिनल वीपी कितना 5 साल और रिवाइज्ड वीपी 4 साल, ठीक है, ओके। द वैल्यू दैट इज मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द अवार्ड्स एट द एक्विजिशन डेट आर एज फॉलोज। जिस दिन खरीदा रहा है उस दिन ओरिजिनल अवार्ड का वैल्यू 500 रुपया है, जो खरीदाया था उसका वैल्यू 500 रुपया है, मतलब टोटल वैल्यू 500 रुपया है। और जो नया ये लोग इशू किया, जिस दिन खरीदा उस दिन 500 रुपया था एसबीपी अवार्ड का वैल्यू, लेकिन इस दिन खरीद रहा है उस दिन तो वेस्टिंग पीरियड भी कम कर रहा है, तो उस हिसाब से नया अवार्ड का वैल्यू हो गया 600 रुपया, जो 500 का था उसका वैल्यू हो गया 600। एज ऑफ एक्विजिशन डेट ऑल अवार्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, मतलब सारा जितना भी अवार्ड है वो सब वेस्ट हो जाएगा, कोई भी ये ऐसा नहीं होगा कि एक्सपायर हो जाएगा या फिर कोई एम्प्लॉय भाग जाएगा, नहीं, सब का सब यूज़ होगा, ठीक है। डिटरमाइन द अकाउंटिंग ऑफ अबव रिप्लेसमेंट अवार्ड, हमको इसका अकाउंटिंग ढूंढना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया एसबीपी रिजर्व की खरीद, 1 मिनट, तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया किसका, कि एसबीपी प्लान खरीदा रहा है, और एसबीपी प्लान जब खरीदाता है तो उसका हम लोग क्वेश्चन 2 पार्ट में बनाते हैं। पहला पार्ट ये बनाते हैं, सबसे पहले समरी क्या था हमारा एसबीपी प्लान का, कि पहला पॉइंट ये था कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या एसबीपी प्लान इशू हुआ है और क्या कंपनी बायर कंपनी उसको खरीद रहा है। इसमें यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है, बायर कंपनी खरीद रहा है, एसबीपी प्लान इशू भी हुआ था। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को वैल्यू करना होगा कि प्री एक्विजिशन एसबीपीआर कितना था और पोस्ट कॉम्बिनेशन एसबीपीआर कितना होगा। तो प्री एक्विजिशन एसबीपीआर निकालने के लिए तुमको क्या फॉर्मूला दिए हुए थे, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर हायर। तो ऐसे करके तुमको पता चल जाएगा कि बिफोर एक्विजिशन कितना अमाउंट है एसबीपीआर का। तो जब करोगे तो तुमको पता चलेगा कि टोटल वेस्टिंग पीरियड ऑफ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी कितना है 500 रुपया, 500 है ना मेरे भाई, परफेक्ट, एकदम दिमाग में परफेक्ट हो गया। 500 हमारा ओरिजिनल एसबीपी है। हम अभी क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी, यहाँ ओरिजिनल एसबीपी कितना था 500 का, वही लिखा हुआ ओरिजिनल वर्ड 500 इनटू एक्सपायर्ड पीरियड कितना है हमारा 2 साल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड। ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड हमारा कितना था 5 साल का, रिवाइज वेस्टिंग पीरियड कितना है 4 साल का, तो विच एवर हायर 5। तो 5 करके हम लोग जो 200 रुपया आया है दैट इज द एसबीपी रिजर्व बिफोर एक्विजिशन, मतलब कि सेलर के बुक्स में 200 रुपया एसबीपी रिजर्व आ रहा होगा, तो इसको तो हम लोग खरीद रहे हैं, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक है, ये तो हम लोग बात कर दिए कि कैसे हम लोग एसबीपी रिजर्व प्री एक्विजिशन का वैल्यू निकालेंगे। और पोस्ट एक्विजिशन एसबीपी रिजर्व का वैल्यू तुमको निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड एसबीपी माइनस प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी। अब हमको फेयर वैल्यू निकालना है, फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड एसबीपी। रिवाइज्ड एसबीपी का फेयर वैल्यू कितना है 600 रुपया,
माइनस प्री कॉम्बिनेशन कितना था एसबीपी 200 रुपया। तो हमको टोटल बनाना अब कितना बढ़ेगा एसबीपी रिजर्व 400 रुपया। इन नेक्स्ट 2 ईयर्स हमको 400 रुपया का एसबीपी रिजर्व बनाना है। पहले से 200 रुपये का बना हुआ था, अब हमको उसको 200 को 600 तक ले जाना है, क्योंकि रिवाइज एसबीपी रिजर्व 600 का है, 500 का नहीं है। तो 200 को 600 के ले जाने के लिए 400 रुपये का और बढ़ाना पड़ेगा। तो 400 रुपया ओवर द लाइफ जो 2 साल बचा हुआ है, 200 करके 2 साल के अंदर हमको बुक करना होगा एसबीपी रिजर्व को। आया बात समझ में? फिर से समझाते हैं हम लोग। पहला स्टेप 1 में देखते हैं एसबीपी रिजर्व, एसबीपी प्लान है कि नहीं, और एसबीपी प्लान है कि नहीं और खरीदार है कि नहीं, इसमें खरीदार है। दूसरा पॉइंट में हम लोग वैल्यू करते हैं प्री एक्विजिशन एसबीपी रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन एसबीपी रिजर्व। प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी रिजर्व निकालने का फॉर्मूला फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी, जो ओरिजिनल एसबीपी है उसका फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड का विच एवर हायर। ठीक है, तो तुम फेयर वैल्यू ओरिजिनल लेके और वैसे करके निकाल दोगे। तो इसमें 2 पार्ट आएगा। ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड का तुमको अब फेयर वैल्यू निकालना, ओरिजिनल एसबीपी रिजर्व का फेयर वैल्यू पहले दो, दैट इज 500। उसके बाद रिवाइज वेस्टिंग पीरियड तुमको समझ में आ गया क्या होता है रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, वो भी समझ में आ गया, परफेक्ट। अब जो तुम्हारा 200 रुपया आया उसको क्या करना है, वो तुम्हारा जो पीसी का जो परचेज कंसिडरेशन उसका पार्ट बनेगा 200 रुपया, क्योंकि खरीदार है। ठीक है, पोस्ट कॉम्बिनेशन हम लोग अमाउंट निकालेंगे कि अब कितना को और बनाना बचा हुआ है। तो ये जो 200 रुपया बनाए हैं, ये सोच के बनाए हैं कि हमको आज से 5 साल के बाद हमको देना है 500 रुपया। लेकिन जब खरीदा गया तो बोलता है कि नहीं 500 रुपया नहीं, हमको 600 रुपया देना है, एंड दैट टू इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ओनली। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जितना हमको बनाना है 600 रुपया और जितना बन चुका है 200 रुपया, माइनस करके निकाल दो तो पता चल 400 बनाना है। और 400 कैसे बनेगा, कितना दिन बनना है, 2 साल बनाना है वेस्टिंग पीरियड में। आ गया समझ में? परफेक्ट। तो दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन में पेज 86 पे देखोगे, वाई वी टुक फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड दैट इज 600 एंड नॉट 500, बिकॉज हम लोग 600 रुपया क्यों ले रहे हैं, 500 रुपया क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे मेरे भाई, क्योंकि जिस दिन खरीदा रहा है उस दिन चेंज हो रहा है, बस। दिस इज द फेयर वैल्यू एज पर द शेयर प्राइस ऑफ द एक्वायरर एंड फ्यूचर एक्वायरर विल इशू शेयर बेस्ड ऑन देयर ओन शेयर प्राइस, दैट इज। अभी तो हम बोल दिया कि जिस दिन खरीदा रहा है उस दिन 600 कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हो सकता है कि ये जो 500 रुपये का जो शेयर था वो अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी था, लेकिन जब एके लिमिटेड अपना शेयर इशू करेगा, जब स्पायर अपना शेयर इशू करेगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, समथिंग इसका शेयर प्राइस कुछ और होगा, फेयर वैल्यू इसका कुछ और होगा, इसलिए चेंज हुआ होगा। ठीक है। इन केस एसबी प्लान इज नॉट परचेज बाई एक्वायर, क्या हुआ था अपने क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन में क्या होता था, पहला पॉइंट में ये चेक कर देते कि एसबीपी इशू हुआ है और क्या उसको खरीदा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन बोले कि खरीदा ही नहीं है तो परचेज कंसिडरेशन का एसबीपी प्लान का कोई बनेगा ही नहीं पार्ट, और जब नहीं बनेगा तो ये सारा कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कोई डायरेक्ट कॉस्ट अगर इनकर हो रहा है फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉस्ट अगर कोई अथी हो रहा है, क्या उसको कहते हैं, इनकर कर रहे हो तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल तुम बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस को खरीदने के लिए प्रोफेशनल पैसा दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस का फीस दे रहे हो, प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, तो क्या इस प्रोफेशनल फीस को तुम कहाँ दिखाओगे, उसको कैपिटलाइज करोगे या क्या करोगे? मेरे भाई, जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फीस दे रहे हो ना तो पीएल में जाएगा मेरे भाई तुम। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि जब हम लोग लैंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पीसी किए थे तो लैंड में 1 लाख का हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन फीस था, तो लैंड में कैपिटलाइज किए थे। तुम तो यहाँ बोल रहे हो पीएल में भेज दो। मेरे भाई वो एसेट एक्विजिशन था, हम लोग 2-3 एसेट जब खरीद रहे हैं तो वो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे एसेट एक्विजिशन का बात। लेकिन जब बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तब तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, देन वी विल सेंड इट टू पीएल। परफेक्ट, डन, बाय बाय।